द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले कुछ दिनों से एक नया प्रयास शुरू किया है कि आपको परीक्षा आधारित जो प्रश्नोत्तरी है उसका सरल तरीके से जो हल है उसकी पुनरावृत्ति के लिए किस प्रकार से हम उन संकलित प्रश्नों को एक साथ से तैयार कर सकते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमने आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के जो पूरे एमसीक्यू हैं जो 40 अंकों के आपको आने हैं, उसके लिए हमने 2 वीडियो तैयार कर दी हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। और हिंदी विषय का जहां तक सवाल है उसके लिए हमने इसका पहला भाग, जिसके अंदर हमने काव्य खंड के जो प्रश्न थे उनका जो संकलन था वो आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत आपके 13 अंकों के प्रश्न उसमें आपको उसके साथ डिस्कस हो चुका है। अब हम इसके दूसरे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ले रहे हैं आरोह भाग 2 का गद्य खंड। और इस भाग के अंतर्गत हम बात करेंगे जो भी आपके आरोह भाग में वर्ष 2021 की परीक्षा के अनुसार जो आपके पाठ संकलित हैं उन पाठ के एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि इस बार जो एमसीक्यू हैं आपके वो कितने अंकों के आने हैं, 40 अंकों के आने हैं। तो 13 अंकों के लिए हमने आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा दिया है। जिन विद्यार्थियों ने अभी वो नहीं देखा तो उसे अवश्य देख लें। 1-2 बार देखने के बाद आप उन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे, देख पाएंगे और आप परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की जो प्रश्नोत्तरी है एमसीक्यू, जो कि गद्य खंड से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आपको 13 अंकों का लाभ होने वाला है। तो जो विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके साथ साथ हम इसका तीसरा भाग भी आपके सामने अवश्य लेकर आएंगे, जो आपको 2 या 3 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएगा, जिसके अंतर्गत जो बाकी आपके 14 अंक बचे हैं व्याकरण और अभिव्यक्ति और माध्यम, उस भाग की वीडियो भी आपके पास जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही आपकी लाइव क्लास के लिए यहाँ से कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास सबसे पहला जो पाठ है वो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा पाठ भक्तिन। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, भक्तिन पाठ किसके द्वारा रचित है? तो ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में हुआ। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो यामा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। भक्तिन संस्मरण जो है, यानी कि इसकी जो विधा है इस पाठ की, वो क्या है? ये एक संस्मरण है जो उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के बारे में लिखा है। तो ये जो संस्मरण है ये किस कृति में संकलित है? तो ये जो संस्मरण है ये स्मृति की रेखाएं, ये इनका एक संकलन है जिसके अंतर्गत से इसको उद्धृत किया गया है। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? अब भक्तिन संबंधी जो प्रश्न है, जो भक्तिन थी वो झुंसी की रहने वाली थी। और भक्तिन का कद कैसा था? तो भक्तिन का कद जो था वो छोटा था, यानी कि उसका कद अधिक बड़ा नहीं था। ये उसकी शारीरिक जो विशेषताएं हैं वो बताई जा रही हैं। भक्तिन का जो वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम जो था वो लक्ष्मण था। इसके पश्चात भक्तिन का विवाह के समय उसकी उम्र कितनी थी जब उसका विवाह हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि विवाह के समय भक्तिन की आयु कितनी थी? तो वो 5 वर्ष थी। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? तो इनका जो विवाह हुआ था वो हंडिया गांव में हुआ था। ध्यान रखिएगा, रहने वाली वो झुंसी की थी, विवाह हंडिया में हुआ था। और भक्तिन का गौना किस आयु में हुआ था, यानी कि अपने पति के घर वो कितनी वर्ष की आयु में गई थी? तो विवाह 5 साल की उम्र में होता है और गौना 9 वर्ष की आयु में होता है। भक्तिन के पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी थी? तो भक्तिन की आयु उस समय 29 वर्ष थी। अजिया ससुर किसे कहते हैं? तो अजिया ससुर कहा जाता है पति के दादा को, यानी कि उनका संयुक्त परिवार था तो उनका जो अजिया ससुर की यहाँ पे बात आती है तो अजिया ससुर कहा जाता है पति के दादा को। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने किस सम्मान से अलंकृत किया है? तो उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया जा चुका है।
सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा रखने वाली थी? जो उनकी सेविका थी भक्तिन, उसका कंपटीशन किसके साथ था सेवा के मामले में? तो वो हनुमान जी से क्या करती थी? स्पर्धा रखती थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, भक्तिन के आने के बाद लेखिका स्वयं को क्या मानने लगी? उसके आने के बाद वो अपने आप को अधिक देहाती मानने लगी, क्योंकि भक्तिन का जो स्वभाव था वो देहाती स्वभाव था, वो गांव से आई थी। तो उसके आने के बाद लेखिका का जो स्वभाव है वो भी क्या हो गया? अधिक देहाती हो गया। भक्तिन किससे डरती थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो भक्तिन डरती थी किससे? कारागार से, यानी कि उसको जेल से डर लगता था। इसके पश्चात भक्तिन की जेठानियां बैठकर कैसी चर्चा करती थी? तो जो भक्तिन की जेठानियां थी वो आम तौर पर बैठकर लोक चर्चा करती थी, ये आपने ध्यान रखना है। भक्तिन अपने पति को क्या कहकर स्मरण करती है? तो उसको बढ़ू कहकर स्मरण करती है। भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की क्या बन गई थी? तो बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की गुरु बन गई थी। भक्तिन लेखक को कैसी चाय देती थी? तो उसे तुलसी की चाय पिलाया करती थी। भक्तिन की कितनी बेटियां थी? भक्तिन की 3 बेटियां थी, ये आपने याद रखना है। और महादेवी वर्मा का निधन कहाँ पर हुआ था? तो उनका निधन हुआ था इलाहाबाद के अंदर। तो ये आपने ध्यान रखना है, जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में महादेवी का और निधन हुआ था इलाहाबाद में। और निधन हुआ कब था? 1987 में। जन्म हुआ था 1907 में, ये आपने याद रखना है। जन्म 1907 के अंदर था और निधन जो था वो कब हुआ था? वो 1987 में हुआ था। महादेवी वर्मा ने लक्ष्मण का नाम भक्तिन क्या देखकर रखा? जो उसके गले के अंदर जो कंठी माला थी उसको देखकर रखा, उसकी भक्ति को देखकर, या उसकी वेशभूषा को? तो उसका उत्तर रहेगा कि उसके गले की जो कंठी माला को देखकर महादेवी वर्मा ने उसका नाम क्या रखा था? भक्तिन रखा था। भक्तिन की आंखें कैसी थी? तो भक्तिन की आंखें छोटी छोटी आंखें थी। उसकी 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर पुरखिन बनकर कौन विराजमान होती थी? तो जो भक्तिन की सास थी उसके क्या थे? 3 बेटे थे। 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर पुरखिन बनकर, पुरखिन मतलब पूर्वज बनकर कौन विराजमान थी? तो भक्तिन की सास। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? तो पंचायत गांव में सामान्यतः गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया है? तो खोटे सिक्के की टकसाल भक्तिन को कहा गया, क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की कौन सी विशेषता प्रभावित होती है? तो इसमें प्रश्न का उत्तर रहेगा उसकी निर्बलता प्रभावित होती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, लेखिका के बुलाने पर भक्तिन क्या कहकर जवाब देती थी? तो वो कहती थी आए, यानी कि आए कहकर जवाब देती थी। भक्तिन क्या न बन सकी? तो भक्तिन सत्यवादी हरीशचंद्र न बन सकी, यानी कि लेखिका यहाँ बताती है कि उसके स्वभाव में वो सामान्य झूठ बोलने की आदत भी थी, जो आमतौर पे सभी मनुष्य में होती है। भक्तिन के हरे भरे खेत, छोटी मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता था। तो किसके मुंह में पानी आ जाता था? जेठ और जिठोतों के। जिठोते यानी कि उसके बेटे। महादेवी वर्मा के प्रमुख संस्मरण कौन कौन से हैं? तो ये आपने बताने हैं। इसके प्रमुख संस्मरण हैं अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। भक्तिन की बेटियां किसकी घुघरी चबाती थी? तो वो चने और बाजरे की घुघरी चबाती थी। तो ये आपने ध्यान रखना है, चने और बाजरे की। कौन सी बेटी के विवाह के उपरांत भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई थी? तो बड़ी बेटी का विवाह, यानी 3 बेटियां थी उसकी, तो बड़ी बेटी के विवाह के बाद ही उसके जो पति की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय भक्तिन के पति की आयु क्या रही होगी? तो लगभग 36 वर्ष उनकी आयु रही थी। भक्तिन उस समय 29 वर्ष की थी जब उसकी पति की मृत्यु हुई, और उसका जो पति था वो 36 साल का था। भक्तिन के जेठौत का साला क्या करता था? तो भक्तिन के जेठौत का साला तीतर लड़ाता था, यानी कि कोई अच्छा काम धंधा नहीं करता था। इसके पश्चात भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसके पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? ताकि जो भक्तिन के हिस्से की जमीन है, जो संपत्ति है, उस पर वो कब्जा
कर सके, यानी कि उसकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करने के लिए उन्होंने किस बात की हामी भरी कि जो भक्तिन है उसको पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो हमारा समाज जो है वो विधवा के साथ असम्मानजनक व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता। तो यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। भक्तिन को जमींदार ने एक दिन कड़ी धूप में क्यों खड़ा रखा था? क्योंकि उसने जमीन का लगान नहीं चुकाया था। तो लगान ना चुका पाने के कारण उसे सारा दिन धूप में खड़ा रखा। भक्तिन की वेशभूषा में किसका मिश्रण था? तो वो गृहस्थ भी थी और वैरागी भी थी। तो दोनों का मिश्रण मिलता है, गृहस्थ भी और वैरागी भी। भक्तिन उगते सूर्य और पीपल का अभिनंदन कैसे करती थी? 2 लोटे जल चढ़ाकर, यानी कि उनको जो है वो जल समर्पित करती थी। 2 लोटे जल चढ़ाकर उसको उनका अभिनंदन करती थी। घर में इधर उधर पड़े पैसों को भक्तिन कहाँ छुपाती थी? तो वो भंडारघर की जो उनका स्टोर रूम था, भंडारघर की मटकी में, जो भंडारघर की मटकी थी वहां पे वो जो इधर उधर उसको पैसे मिलते थे उनको वो संभाल कर रख देती थी। सिर मुंडाने की बात पर भक्ति ने कौन सी बात शास्त्रों में लिखी हुई बताई है? तो तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, ये पंक्ति कहकर वो इस बात का समर्थन करती है कि सिर मुंडाने का ये लाभ है। भक्तिन किस प्रकार लेखिका के काम में मदद करती थी? तो भक्तिन का मानना था कि जो लेखिका की मदद कैसे करती थी, वो पुस्तकों को बांध कर रख देना, या उसके जो अधूरे चित्र होते थे, लेखिका पेंटिंग भी करती थी, तो उनको एक कोने में रख देती थी। रंग की प्याली धोकर और चटाई को या उसके आंचल से झाड़ फूंक कर, यानी कि जो हल्के फुल्के काम उसके जो कामों में सहायता हो सकती थी, उस प्रकार से लेखिका की मदद किया करती थी। भक्तिन अपने पति को बढ़ू कहकर क्यों स्मरण करती है? क्योंकि भक्तिन का मानना था कि यदि वह बूढ़ी हो गई है तो ईश्वर के घर उसका पति भी बूढ़ा हो चुका होगा, यानी कि अब अगर उसको अपने पति को स्मरण करना है तो उसको क्या कहती है? वो बढ़ऊ कहती है। वो कहती है अब मैं बूढ़ी हो गई हूं तो मेरा पति भी तो बूढ़ा ही हो गया होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की जो मीरा है वो किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसके पश्चात कुछ रिक्त स्थान है ताकि आप उनको अन्य तरीके से भी इन MCQ को याद रख सकें। भक्तिन और मेरे बीच खालिस्तान का संबंध है, यह कहना कठिन है। तो भक्तिन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। इसके बाद इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूं और वह 100 वर्ष की ठहरती है। जिस तरीके से वो बात करती है, हालांकि उसकी जो कैलकुलेशन है, उसकी जो गणना है वो गलत है। तो लेखिका कहती है कि इस हिसाब से मेरी उम्र तो होगी 75 साल और उसकी उम्र 100 से भी पार जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर, अंजना पुत्र कौन है? हनुमान जी। अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका, गोपालिका होता है जो गवाले का काम करते हैं, यानी कि गौओं को पालते हैं, गोपालिका की कन्या है। भक्तिन का रिक्त स्थान उससे कम हठी नहीं था, तो उसका दुर्भाग्य, जो भक्तिन का दुर्भाग्य था वो भी उसकी तरह क्या था? उसकी तरह हठी था, हठ करने वाला था, जो उसके लिए दुख ही दुख लेकर आया था। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास से कुछ अधिक खरी हो गई, तो इसका उत्तर रहेगा खरी हो गई। भक्तिन अच्छी है और यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका का मानना है कि अगर हम ये कहें कि वो केवल एक दैवीय चरित्र है, ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी सामान्य मनुष्य के जो गुण हैं वो दुर्गुण मिलते हैं, तो दुर्गुणों का अभाव नहीं है। अब अपने को मिलान करना है। शास्त्र का प्रश्न भक्तिन सुलझाती थी कैसे? अपनी सुविधा के अनुसार, यानी कि शास्त्रों को वो अपनी सुविधा के अनुसार अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उनका प्रयोग करती है। महादेवी वर्मा की जो हिरणी है उसका नाम क्या था? हिरणी का नाम था सोना हिरणी। महादेवी वर्मा के जो कुत्ते का नाम क्या था? उसके जो कुत्ते का नाम था वो बसंत था, कुत्ते का नाम बसंत था। और महादेवी वर्मा की जो बिल्ली है, बिल्ली का नाम उसने क्या रखा हुआ था? गोधुली रखा हुआ था। और महादेवी वर्मा के भ्रमण की एकांत की साथी कौन थी? किसके साथ वो भ्रमण करने या घूमने जाती थी? तो वो भक्तिन के साथ घूमने जाया करती। और भक्तिन कपड़ों की तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी, यानी कि उसको कपड़े की तह लगाना नहीं आता था। उचित मिलान करें। तुम पचय, तो तुम पचय का है तुम लोगों से, ये उसकी भाषा है भक्तिन की, तुम लोगों से। उसके बाद अलगोजा, अलगोजा है का अर्थ होता है बंटवारा।
इसके पश्चात दुर्वह, दुर्वह का मतलब जिसे ढोना वहन करना आसान ना हो, जिसे ढोना कठिन हो। विधात्री, विधात्री का अर्थ यहाँ पे है बुजुर्ग, विधात्री का अर्थ है जन्म देने वाली जो है उसे विधात्री कहा जाता है। और पुरखिन का अर्थ है बुजुर्ग महिला। और होरहा, होरहा का अर्थ है हरे अनाजों की जो आग पर भुना हुआ जो रूप होता है, जैसे कोई भी हरा अनाज है, जैसे चने हैं, उनको भून लिया जाता है तो उसको होरहा कहा जाता है। इसके पश्चात भैयू, भैयू का अर्थ क्या है? भैयू का अर्थ है छोटे भाई की पत्नी, उसको क्या कहा जाता है? भैयू कहा जाता है। उसके पश्चात जेठौत, जेठौत का अर्थ है जेठ का पुत्र। और अजिया ससुर, जैसे हमने बताया था पति का दादा। और राब का अर्थ क्या है? गन्ने का जो पका हुआ गाढ़ा रस होता है उसे क्या कहा जाता है? राब कहा जाता है। नहर, नहर का अर्थ क्या है? मायका। और कुंचित का अर्थ है सिंकुड़ी हुई। तो इस प्रकार ये इसके अर्थ रहेंगे। जो प्रश्न संख्या 53 है उसके अंदर आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो उसके हम आपको डायरेक्ट प्रश्न बता रहे हैं कि भक्तिन को पिता की मृत्यु का समाचार कब मिला? तो जब उनकी मृत्यु का समाचार तब मिला जब वो क्या बन चुका था? एक सूचना बन चुका था, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज और एक इन्फॉर्मेशन में अंतर जितना रहता है, यानी काफी देरी से मिला। सास ने भक्तिन के पिता की मृत्यु का समाचार क्यों नहीं बताया? क्योंकि वह अपने घर में रोना पीटना क्या मानती थी? अपशगुन मानती थी। जो भक्तिन की सास थी वो नहीं चाहती थी कि उसके घर में रोना पीटना हो, तो इसे वो अपशगुन मानती थी, इसलिए उसने बताया ही नहीं कि तुम्हारे जो पिता का है वो देहांत हो गया है। सास ने भक्तिन को क्या कहकर नैहर के लिए विदा किया? तू बहुत दिनों से नैहर नहीं गई, जा जाया, एक बार मिला, यानी कि सामान्य से कहा कि तू जाकर वहां से अपने नैहर यानी अपने मायके चली जा और मिला उनसे। भक्तिन को अपनी सास का अनुग्रह कैसा लगा? तो उसको बड़ा हैरानीजनक लगा, यानी कि अप्रत्याशित, जिसकी कोई आशा नहीं थी। उसको लगा कि मेरी सास मेरे बारे में इतना कब से सोचने लग गई। तो ये जो उसको कहना था अपनी सास का वो अप्रत्याशित लगा। भक्तिन के पैरों के पंख गांव की सीमा में पहुंचते ही क्यों झड़ गए? क्योंकि वहां पर उसको पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, तो उसको बहुत ऐसा लगा कि जैसे उसके पांव उसके साथ नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 54 है, भक्तिन ने जीवन का दूसरा परिच्छेद किसे कहा है? तो विवाह के बाद का जो जीवन था, यानी कि विवाह के बाद का जो समय था, उसको जीवन का दूसरा पार्ट कहा है। भक्तिन ने कैसी कन्याओं को जन्म दिया? गेहुए रंग की बटिया जैसी मुख वाली सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। तो गेहूं के रंग जैसी, बटिया जैसे मुख वाली सुंदर कन्याएं। भक्तिन की जेठानियों ने कैसे पुत्रों को जन्म दिया? काक भूषंडी जैसे जो है बदसूरत बच्चों को। भक्तिन की जेठानियां पुत्र को जन्म देकर किस पद की उम्मीदवार बन गई थी? तो वो अपने घर के पुरखिन, क्योंकि समाज के अंदर बेटे को जन्म देने वाली जो माएँ हैं उनको अधिक सम्मान दिया जाता है। तो उनके परिवार में भी ये था, संयुक्त परिवार था, कि जिन जेठानियों के बेटे हुए हैं उनको क्या है उम्मीदवार बन गई कि वो भी पुरखी कहलाने लगी। छोटी बहू कौन थी? उसने कैसी लीक तोड़ी? छोटी बहू भक्तिन थी और उसने लीक क्या तोड़ी कि उसने बेटों की जगह पर बेटियों को जन्म दिया था। तो यहाँ पे दिखाया गया कि किस प्रकार लड़के और लड़की के जन्म में लेकर क्या है तिरस्कार और सम्मान का भाव उस समाज में था। अगला है 55 नंबर जो गद्यांश। पाठ और लेखिका का नाम आपको पता है, भक्तिन, और लेखिका है महादेवी वर्मा। लेखिका यहाँ पर किस बुलावे की बात करती है? तो वो मृत्यु के बुलावे की बात करती है, तो यानी कि मृत्यु के बुलावे की। उसके पश्चात अगला है, चिरविदा के अंतिम क्षणों में लेखिका ने स्वयं तथा भक्तिन को असमर्थ क्यों पाया? क्योंकि मृत्यु पर किसी का वश नहीं होता। जो मृत्यु है, मृत्यु के आगे सभी मृत्यु पर वश नहीं है, तो ये अपने आप को वो असमर्थ पाती है। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 4 है, मृत्यु के बुलावे के समय लेखिका किन अधिकारों के ना होने की बात करती है? तब न भक्तिन के रुकने का अधिकार होगा और ना मुझे रोकने का, यानी कि जब मृत्यु का बुलावा आएगा तो मैं चाहकर भी भक्तिन को रोक नहीं पाऊंगी और ना ही वो चाहकर रुक पाएगी। प्रस्तुत गद्यांश जो है, गद्यांश में कौन सा वाद झलकता है? तो इसमें रहस्यवाद है, क्योंकि मृत्यु की बात की जा रही है, रहस्यमयी बातें की जा रही हैं, तो यहाँ पर रहस्यवाद झलकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। जो अगला पाठ है वो है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया पाठ बाजार दर्शन।
तो इसके लेखक कौन है बाजार दर्शन के? जैनेन्द्र कुमार। गद्य लेखन की विधा कौन सी है? तो ये जो गद्य लेखन है बाजार दर्शन, ये पाठ किस रूप में है? ये एक निबंध के रूप में। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या नाम दिया? तो उसे लेखक ने नाम दिया है अनीति शास्त्र। सविशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो यहां पर स जमा विशेष, तो ये क्या है? इसका स जो है वो उपसर्ग है। और इसके पश्चात लेखक के मित्र ने खरीदारी का श्रेय किसे दिया है? तो लेखक के मित्र ने खरीदारी का जो श्रेय दिया है वो अपनी पत्नी को दिया है। लेखक ने किसे पावर कहा है? तो पैसे को वो कहता है पावर है, पैसे की परचेजिंग पावर की वो बात करता है। बाजार को शैतान का जाल किसने कहा? तो बाजार को शैतान का जो जाल है वो उसके मित्र ने कहा है। लेखक क्या खाली लेकर बाजार ना जाने को कहता है? खाली मन, यानी कि आदमी का मन अगर खाली हो तो उसे बाजार नहीं जाना चाहिए। इसके पश्चात पाठ में लेखक के कितने मित्रों का जिक्र हुआ है? तो उसके 2 मित्रों का जिक्र हुआ है। बाजार दर्शन जो पाठ है उसके लेखक ने किसका वर्णन किया है? तो लेखक ने यहाँ पे बाजार के जादुई प्रभाव का वर्णन किया है कि किस प्रकार जो काले जादू की तरह बाजार हर किसी को अपने बस में कर लेता है। और बाजार का जादू का प्रभाव पाठ में किस पात्र पर नहीं पड़ता? तो भगत जी हैं जो चूर्ण बेचने वाले हैं, उसके ऊपर बाजार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेखक ने चूर्ण वाले को अकिंचितकर कहा है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो अकिंचितकर का अर्थ होता है अर्थहीन, यानी कि जिसके पास धन या पैसा ना हो। बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य क्या है? तो बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है बाजार के उपयोग का विवेचन। ये इसका उद्देश्य है कि बाजार को किस ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए, उसके बारे में इस पाठ में बात की गई है। प्रतिपाद्य का अर्थ होता है उद्देश्य। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? तो इसमें विवेचन किया गया है बाजार के उपयोग का। बाजार में जादू को कौन सी इंद्री पकड़ती है? तो बाजार के जादू को कौन सी इंद्री पकड़ती है? आंख पकड़ती है, यानी कि आदमी देखकर अट्रैक्ट होता है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर धन की ओर कौन झुकता है? तो धन की ओर निर्बल आदमी झुकता है, यानी कि जो निर्धन हो, यानी कि जो कमजोर आदमी है, निर्धन नहीं, जो कमजोर निर्बल आदमी है वो झुकता है। लेखक के मित्र ने बाजार को किसका जाल कहा है? तो उसको उसने शैतान का जाल कहा है। भारत सरकार ने जैनेन्द्र कुमार को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया है? तो उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। लेखक के अनुसार संयमी लोग कैसे होते हैं? जिनके अंदर संयम होता है, जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो फिजूल सामान को फिजूल माने भी वो संयमी लोग हैं। और पैसे की परचेजिंग पावर के उपयोग में क्या है? तो उसमें पावर का रस है, यानी कि जो शक्ति का जो रस है वो किसके अंदर है? पैसे के अंदर है। और पैसा होता तो सामान लाता क्या? देखकर लेखक ने ऐसा सोचा। तो मित्र के खरीदे सामान और मनी बैग को देखकर वो कहता है कि अगर सामान होता, पैसा होता तो और सामान लाता। सामान जरूरत के हिसाब से पूरी नहीं, खालिस्तान के हिसाब से आता है। किसके हिसाब से आता है? परचेजिंग पावर के हिसाब से आता है, यानी कि जितना जेब में पैसा होता है आदमी उतना ही क्या करता है? सामान खरीदता है। बाजार में सामान को कैसे रखा जाता है? तो उस बाजार में आपने देखा होगा सामान को क्या है? सजा सजा कर रखा जाता है। तो सजा कर रखा जाता है। बाजार का आमंत्रण कैसा है? तो बाजार का जो इनविटेशन होता है वो मूक होता है, यानी कि आवाज नहीं करता वो, और चाह जगाने वाला होता है, इच्छा पैदा करता है, चाह जगाने वाला। इसके पश्चात कहाँ खड़े होकर व्यक्ति बाजार को देखता है? तो व्यक्ति बाजार को अभाव में खड़े होकर देखता है। इसके पश्चात कौन मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके बेकार बनाता है? तो बाजार का जो चेक है वो उसको क्या बना देता है? क्या नाम है? बेकार बनाता है। लेखक के दूसरे मित्र ने बाजार से क्या खरीदा? कुछ भी नहीं खरीदा। जो दूसरा मित्र था वो कुछ भी खरीद कर नहीं लाया। मनुष्य को सब और की चाह कब घेरती है? जब उसे ज़रूरत का ज्ञान नहीं होता, जब उसको यही नहीं पता होता कि मुझे खरीदना क्या है। तो जब ज़रूरत का पता ना हो तब उसको सब और की चाह घेरती है। लेखक के अनुसार बाजार कैसा होता है? तो लेखक के अनुसार बाजार चुंबक की तरह होता है जो हमें अपनी ओर खींचता है। बाजार के जादू की तुलना किसके साथ की गई है?
तो बाजार के जो जादू की तुलना की गई है वो चुंबक की तरह की गई है और जादुई प्रभाव से उसकी तुलना की गई है। इस जादू की क्या मर्यादा है? तो जादू की मर्यादा है कि जब जेब और खाली मन पर असर करता है, जब जेब भरी हो और मन खाली हो तब ये बाजार असर करता है। अगर जेब में भी कुछ ना हो और मन में भी कुछ ना हो तो इसका असर नहीं होता। भरे मन से बाहर जाने पर क्या होगा? तो भरे मन से बाहर जाने पर क्या होगा? बाजार के जादू से बचा जाएगा, उससे बचाव हो जाएगा। बाजार की आलसी कृतार्थता किसमें है? तो बाजार की आलसी कृतार्थता किसमें है? वो है जरूरत के समय काम आना। यानी कि जो असली जो इसकी कृतार्थता कैसे है, जो मेन ऑब्जेक्टिविटी है जो मार्केट की, वो क्या है कि अगर वो जरूरत के समय काम आता है। शून्य होने का अधिकार किसके पास है? केवल परमात्मा के पास। वही इच्छाओं के बिना हो सकता है, तो परमात्मा के पास शून्य होने का अधिकार है। कृश का क्या अर्थ है? तो कृश का अर्थ होता है कमजोर। क्या लेखक मन को बंद करने की सलाह देता है कि हमारा मन बंद होना चाहिए? नहीं, क्योंकि मन बंद हो भी नहीं सकता, केवल मन बंद हो सकता है परमात्मा का। मन को किस बात की छूट नहीं होनी चाहिए? तो मनमानी करने की छूट नहीं होनी चाहिए कि वो मनमाने ढंग से चले। लेखक के पड़ोस में कौन रहता था? तो लेखक के पड़ोस में रहते थे भगत जी, जो चूर्ण बेचते थे, भगत जी। और उसके पश्चात भगत जी क्या बेचते थे? चूर्ण बेचते थे। भगत जी की हर दिन की कितनी कमाई होती थी? तो 6 आने, केवल 6 आने वो कमाते थे, 6 आने, ये आपने याद रखना है। लेखक के अनुसार वे अगर व्यवसाय का गुर पकड़ते तो आज उनकी क्या हालत होती? तो वो आज अमीर होते। यानी कि उन्होंने व्यवसाय को जो है उसका गुर नहीं पकड़ा था, इसलिए वो अमीर नहीं थे, वो सामान्य थे। लेखक कितने सालों से भगत जी के पड़ोस में रह रहे थे? तो लगभग 10 वर्षों से वो उसके पड़ोस में रह रहे थे। भगत जी चूर्ण किसमें रखकर बेचते थे? तो वो एक पेटी में रखकर, एक पेटी थी उनके पास, उसमें वो चूर्ण रखकर बेचते थे। और 6 आने की कमाई होते ही बचे चूर्ण का वे क्या करते थे? तो वो बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, उनके चूर्ण से लोग बीमार पड़ते थे या नहीं? तो उनके चूर्ण से लोग बीमार नहीं पड़ते थे। लेखक भगत जी को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि उन पर बाजार का जादू नहीं चलता था। पैसा किससे भीख मांगता है कि उसे ले लो? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है भगत जी का। सलज्ज का अर्थ क्या है? सलज्ज का अर्थ है शर्म के साथ। स का अर्थ होता है सहित और लज्जा का अर्थ है शर्म। किसी के द्वार पर किए गए उपकारों को न मानने वाला क्या कहलाता है? वो कृतघ्न कहलाता है, जो किए हुए उपकार को ना माने। लेखक के अनुसार किस प्रकार का व्यक्ति धन की ओर झुकता है? तो जो निर्बल व्यक्ति है वो धन की ओर झुकेगा। इसका आपने ऑप्शन निर्धन नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। निर्बल यानी कमजोर व्यक्ति जो है धन की ओर झुकता है। और लेखक ने भगत जी से अभिवादन कैसे किया? जयराम कहकर। बाजार में भगत जी कहाँ रुके हुए थे? पंसारी की दुकान पर जो है भगत जी रुके हुए थे। और लेखक के अनुसार भगत जी को क्या चाहिए था? तो जीरा और काला नमक। क्यों चाहिए था? क्योंकि चूर्ण बनाना था, तो जीरा और काला नमक उनको चाहिए था। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, बाजार, लेखक ने दिल्ली के किस बाजार का जिक्र किया है? तो चांदनी चौक का जिक्र किया है यहाँ पर। और बाजार को सार्थकता कौन देता है? बाजार को सार्थकता वो व्यक्ति देता है जो ये जानता है कि उसे क्या चाहिए। अपनी जरूरत के अनुसार जो बाजार का प्रयोग करेगा वही बाजार को सार्थकता देगा। परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार को क्या देते हैं? तो वो उसको शैतानी शक्ति देते हैं, क्योंकि इससे लोगों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। बाजार का बाजारूपन बढ़ने का असर लोगों पर क्या पड़ता है? तो बेचक और ग्राहक की तरह, यानी कि वो एक सेलर और जो बायर हैं उसके रूप में आ जाते हैं। केवल बेचने वाले का और खरीदने वाले का संबंध रह जाता है। जो मानवता है वो समाप्त हो जाती है। मानवता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात जैनेंद्र का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था? जैनेंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और जैनेंद्र कुमार ने उपन्यासों और कहानियों के अलावा किस विधा में लिखा है? तो निबंध विधा में लिखा है, जो निबंध आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। और इसके पश्चात हम बढ़ रहे हैं अगले पाठ की ओर। अगला पाठ जो हमारा है वो है धर्मवीर भारती का पाठ काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे पाठ के जो लेखक हैं वो धर्मवीर भारती हैं। इनका जो
जन्म हुआ है धर्मवीर भारती का वो कौन से सन में हुआ था? 1926 में। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। देहांत कब हुआ था? 1997 में इनका देहांत हुआ था। भारत सरकार से धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान मिला है? तो इन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया गया था। किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे? तो ये जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो था धर्मयुग। काले मेघा पानी दे पाठ साहित्य की किस विधा की रचना है? तो ये भी एक संस्मरण है। जैसे भक्ति ने एक संस्मरण है वैसे ये भी एक संस्मरण है। उसके पश्चात अगला है प्रश्न संख्या 8। काले मेघा पानी दे बच्चे किसके लिए प्रयत्न कर रहे थे? तो बच्चे वर्षा के लिए क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे। और अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? मेंढक मंडली कहते थे। और बच्चों की टोली जो है पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? तो वो इंद्र सेना के आने की बात कहती है। और गगरी फूटी कौन प्यासा? गगरी फूटी बैल प्यासा। जहां जुताई होनी थी वहां खेतों की मिट्टी सूख कर क्या हो गई है? वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो गई है। इंद्र सेना किससे लथपथ होकर निकलती थी? तो वो कीचड़ से लथपथ होकर निकलती थी। लोग उसके ऊपर पानी डालते थे और वो मिट्टी में लेटते थे तो कीचड़ हो जाता था। और किशोर मंडली पर क्या फेंकते थे? तो किशोर मंडली के ऊपर क्या फेंकते थे? वो पानी फेंकते थे। गांव में वर्षा करवाने का अंतिम उपाय क्या था? इंद्र सेना की इंद्र सेना के ऊपर पानी फेंको तो वो आपको बरसात देगी। किशोर अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते हैं? किशोर अपने आप को इंद्र सेना इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्षा के लिए वो इंद्र को प्रसन्न करना चाहते हैं। इंद्र कौन है? वर्षा के देवता। इंद्र सेना का यह कार्य लेखक को क्या लगता था? तो लेखक को यह कार्य क्या लगता था? अंधविश्वास लगता था। और गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? गुड़धानी का अर्थ है गुड़ और चने से बना हुआ लड्डू। काले मेघा पानी दे में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था? तो वहां की जो मेंढक मंडली है वो नारा लगाती थी। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? आर्य समाजी के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई बार आया है। इसके पश्चात काले मेघा पानी दे संस्मरण लेखक के जीवन की किस अवस्था से संबंधित है? तो उसकी किशोरावस्था से, जब वो टीन एज में थे यानी 14-15 साल के थे तब की अवस्था से संबंधित है। लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था? तो उस समय वो जो थे आर्य समाजी होने के कारण जो कुमार सुधार सभा थी वहां के वो क्या थे? उपमंत्री थे। और लेखक की बचपन में किसका सबसे अधिक प्यार मिला था? तो अपनी जो जीजी थी उनकी, जो जिसको बहन, बड़ी बहन के रूप में मान्यता देते थे, उनका प्यार सबसे अधिक मिला था। इसके पश्चात अगला प्रश्न है काले मेघा पानी दे के लेखक को कुमार सुधार सभा का कौन सा पद दिया गया? तो उनको उपमंत्री बनाया गया था। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? तो वो झांकी सजाकर पंजीरी बांटता था। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है, खेत में 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए किसान कितना गेहूं खेत में बीजता है? तो 5-6 सेर गेहूं उसको बीजना पड़ता है, तभी फसल होती है 40 मन। ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया है? तो दान को ऋषि मुनियों ने ऊंचा स्थान दिया है। किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है? तो ऋषि मुनियों ने गुणगान किया है। जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? तो जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें उसने लाठियां खाई थी। जीजी की बातों को कितने वर्षों से अधिक समय हो चुका है? तो 50 से अधिक साल हो गए हैं जब लेखक इस बात को याद कर रहा है। काले मेघा पानी दे में लेखक ने किसे निर्मम बर्बादी कहा है? तो जो पानी की बर्बादी है, वो पानी जो फेंकते थे उसे पानी की निर्मम बर्बादी कहा। जीजी का कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान किसके बिना पूरा नहीं होता था? तो वो लेखक के बिना पूरा नहीं होता था, उनको अपने साथ बिठाती थी। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? किसके कल्याण के लिए? लेखक के कल्याण के लिए या अपने कल्याण के लिए? तो उसका उत्तर रहेगा कि लेखक के कल्याण के लिए। वो चाहती थी कि उसका पुण्य का लाभ उसको भी मिले। जीजी किन महाराज की बात किया करती थी? तो दीदी जो थी वो गांधी जी की बात किया करती थी। और जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा, कैसे? ये कथन किसका है? ये जीजी का कथन था। काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? तो इसमें जो प्रचलित विश्वास हैं और विज्ञान, साइंस, इनका जो आपसी द्वंद्व है वो दिखाया गया है।
जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसको कहा जाता है दस्तपा। जो सबसे गर्म महीना है उसको दस्तपा कहते हैं। और इसके पश्चात हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में क्या भरता था? तो वहां पर वो भूजा भरा करता था। किलापस्त का अर्थ क्या है? किलापस्त का अर्थ है हार जाना। और बारिश के लिए प्रयत्न करने वाले टोली का नाम क्या था? इंद्रसेना। जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? तो जब तक हमारे मन में क्या है कह सकते हैं कि ये त्याग का भाव ना हो तब तक हम दान नहीं कर सकते। वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? तो इंद्र माना जाता है। अरवा चावल कैसा चावल होता है? तो जब धान को बिना उबाले जो निकाला गया जो चावल है उसको अरवा चावल कहते हैं। धर्मवीर भारती बचपन में किस संगठन के उप मंत्री थे? ये पहले भी आ चुका है, कुमार सुधार सभा के। भारतवासी अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए? क्योंकि भारतीय क्या हैं, जो अधिकतर भारतीय हैं वो अंधविश्वास में कारण जो है वो अंग्रेजों से पिछड़े हुए हैं। देख, बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला? तो उसके मुंह में मठरी डाल दी। आज के लोगों का लक्ष्य क्या है? आज के लोगों का लक्ष्य है स्वार्थ सिद्धि। और आजकल हम चटकारे लेकर किसकी बातें करते हैं? तो आजकल हम चटकारे लेकर भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम पता है? धर्मवीर भारती है। काले मेघा पानी दे हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित है? तो ये एक संस्मरण है। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली को क्या कहते थे? मेंढक मंडली। बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? तो इंद्र सेना की। बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली का नाम क्या था? मेंढक मंडली या इंद्र सेना। और इंद्र सेना द्वारा जल का दान मांगने पर लेखक उन्हें क्या कहता है? अंधविश्वास कहता है। इंद्र सेना को लेखक ने क्या नाम दिया है? मेंढक मंडली नाम दिया। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया था? क्योंकि नंग धड़ंग होकर शरीर के साथ कीचड़ कांधों में लौटने के कारण उनको मेंढक कहते थे, वे कीचड़ में रहते हैं। और किशोर बच्चों की टोली अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहकर पुकारती थी? क्योंकि वर्षा के लिए वो इंद्र को, जो वर्षा का देवता है, उसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक पर बचपन से किन संस्कारों का प्रभाव पड़ा? आर्य समाजी संस्कारों का। और कुमार सुधा सभा में वो क्या थे? वो एक उपमंत्री थे। और इसके पश्चात काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक किस संगठन के उपमंत्री थे? तो कुमार सुधार सभा के। बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था? जो मेंढक मंडली है वो लगाती थी। जीजी की दृष्टि में दान के लिए क्या आवश्यक है? तो ध्यान के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? त्याग का होना जरूरी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जेठ महीने का सबसे गर्म समय तो दस्तपा कहलाता है। और ऋषि मुनियों ने किसकी महिमा का वर्णन किया है? तो दान पुण्य की। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान करवाती थी ताकि उसका कल्याण हो। हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में क्या भरता था? भूजा भरा करता था। और काले मेघा पानी दे पाठ में किस लोक प्रचलित द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? तो प्रचलित जो उस समय के विश्वास थे, जो रूढ़ियां थी, और साथ में विज्ञान का चित्रण किया है। जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठी किस आंदोलन में खाई? तो जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें उसने लाठियां भी खाई थी। लेखक के अनुसार आज के लोगों को क्या लक्ष्य है? केवल स्वार्थ सिद्धि करते हैं जो आज के लोग हैं। तो स्वार्थपरता जो है वो आज के लोगों का लक्ष्य है। और इसके पश्चात है जीजी किन महाराज की बातें करती थी? तो गांधी जी की। आजकल हम लोग चटखारे लेकर किसकी बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की। दान के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? त्याग भावना का। और भारतवासी अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़े थे? वो अंधविश्वास के कारण पिछड़े हुए हैं। और इसके पश्चात हमारे पास जो अगला पाठ है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो अगला पाठ है वो है फणीश्वर नाथ रेणु का पहलवान की ढोलक। तो पाठ का प्रारंभ किस ऋतु के दिनों से होता है? तो ये जाड़ा की जो ऋतु है उससे इसका प्रारंभ होता है। किसकी ठंडी रात थी? तो रात थी अमावस की ठंडी रात थी। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ी में किसका साम्राज्य था? तो अंधकार और सन्नाटे का। कौन आंसू बहा रहा था? ऐसा लग रहा था कि अंधेरी रात जो है वो आंसू बहा रही है। किसकी आवाज निस्तब्धता को भंग कर रही थी? तो सियारों का जो क्रंदन था और पेचक की डरावनी आवाज जो थी, जो उस समय गांव में बीमारी फैली हुई थी उसके कारण जो लोग कै कर रहे थे, उल्टी कर रहे थे, उसकी डरावनी आवाज थी। किसमें परिस्थितियों को ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है? तो कुत्तों के अंदर जो है ये परिस्थितियों को ताड़ने की विशेष बुद्धि रहती है। रात्रि की जो भीषणता को कौन ललकारता है? पहलवान की
ढोलक और किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी की शक्ति भरती थी? पहलवान की ढोलक। इसके पश्चात जो अगला पाठ है, इसी पाठ का जो अगला प्रश्न है, माता पिता के निधन के समय लुट्टन की उम्र क्या रही होगी? तो लगभग 9 वर्ष की आयु थी जब उसके माता पिता का निधन हो गया। और उसका पालन पोषण किसने किया था? जो उसकी आने वाले समय में उसकी सास बनती है, उसी ने उसका पालन पोषण किया था। इसके पश्चात लुट्टन ने कसरत करनी क्यों शुरू कर दी? क्योंकि उसने बदला लेने के लिए कसरत करनी शुरू की। लुट्टन दंगल देखने कहाँ गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो पहला दंगल देखने के लिए कहा जाता है वो श्याम नगर में जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। लुट्टन ने दंगल में किसको चुनौती दी थी? तो वहां पे जो चांद सिंह था उसको उसने चुनौती दी। शेर के बच्चे का टाइटल किसे प्राप्त था? तो चांद सिंह को वहां पे शेर का बच्चा कहा जाता था, इतना प्रसिद्ध पहलवान था। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह। और चांद सिंह कहाँ से आया था? तो चांद सिंह पंजाब से आया था, तभी उसको शेर की उपाधि दी गई थी। पंजाबी जमायत किसके पक्ष में थे? तो चांद सिंह के पक्ष में थे। शेर के बच्चे के नाम से जो प्रसिद्ध था वो चांद सिंह था। चांद सिंह किसकी तरह लुट्टन पर टूट पड़ा? तो लुट्टन के ऊपर वो बाज की तरह टूट पड़ा। पूरे गांव में हैजे और मलेरिया का प्रकोप किस मौसम में फैला था? तो सर्दी के मौसम में फैला था। और कितने वर्ष तक पहलवान अजय रहा, यानी कि उसको कोई जीत ना सका? तो 15 सालों तक वो अजय रहा, उसको कोई हरा नहीं सका लुट्टन को। लुट्टन जवानी में अपने दोनों हाथों को दोनों और कितनी और डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलता था? तो 45 डिग्री पर वो अपने दोनों हाथों को बड़ी मस्ती से फैलाकर चलता था। काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ा? तो काला खां आली ये कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ा। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? तो चांद सिंह को तो उसने हराया था श्याम नगर के दंगल में, वहीं पर वो दंगल देखने गया था। लुट्टन सिंह ने किस नामी पहलवान को हरा दिया था? तो लुट्टन सिंह ने जो नामी पहलवान, जो दूसरा पहलवान था वो कौन सा था जिसको हराया था? वो काला खां था। इसके पश्चात लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो लुट्टन सिंह के 2 बेटे थे। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो हुआ था वो 4 मार्च 1921 को हुआ था। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कथा साहित्य के लिए विख्यात हैं? तो आंचलिक साहित्य के लिए विख्यात हैं। और इनका निधन कब हुआ था? 1977 यानी 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। और जीते रहो बेटा जीते रहो बहादुर ये कथन किसका था? तो ये कथन था राजा साहब का, जिसके दरबार में उसको रख लिया जाता है। और फणीश्वर नाथ रेणु ने किसी एक उपन्यास का नाम बताइए? तो गोदान निर्मला, ये दोनों जो हैं ये किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। और ये लक्ष्मी नारायण का है, सिंदूर की होली। और मैला अंचल किसका है? ये वाला जो उत्तर है ये आपका रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 32, पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? तो पहलवान का जो कलेजा था वो जो 1.5 हाथ का कलेजा कहा जाता था। और पहलवान की ढोलक कहानी कैसी है? तो पहलवान की जो ढोलक कहानी है वो एक लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? तो पहलवान का कलेजा 1.5 हाथ का था। पहलवान की ढोलक कहानी कैसी है? यह एक आंचलिक कहानी है। अंधेरी रात चुपचाप क्या बहा रही थी? आंसू बहा रही थी। लुट्टन पहलवान दंगल देखने कहाँ गया? तो लुट्टन पहलवान दंगल देखने के लिए श्याम नगर गया। और उसके बाद राजा की मृत्यु के बाद कुश्ती का स्थान किसने ले लिया? तो कुश्ती का स्थान ले लिया घोड़ों की रेस ने। लुट्टन की कुश्ती रुकवाकर राजा साहब ने उसे कितने का नोट देकर मेला देखने को कहा? तो उसे 10 का नोट देकर मेला देखने को कहा। पूरे गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप किस मौसम में फैला था? तो वो सर्दी के मौसम में फैला था। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 39, लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? चांद सिंह को श्यामनगर के दंगल में हराया था। पहलवान ने अपने दोनों पुत्रों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया? तो उन्हें नदी में बहाकर उनका अंतिम संस्कार किया। पहलवान किसे अपना गुरु मानता था? तो पहलवान ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। पहलवान को किसने रेशमी जांघिया दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है राजा श्यामानंद ने उन्हें रेशमी जांघिया दिया था। राज दरबार से निकलने के बाद
पहलवान ने क्या कार्य किया? तो वह नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा और इस प्रकार अपना गुजारा करने लगा। लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? तो इसका उत्तर रहेगा काला खां। पहला चांद सिंह और दूसरा काला खां। लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया था? तो राजा साहब का उसे आश्रय प्राप्त हो गया था। और उसके पश्चात प्रश्न संख्या 46 है, जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम ये आपको पता है। पहलवान की ढोलक और लेखक है फणीश्वर नाथ हेनू। गांव में अंधकार और सन्नाटे का साम्राज्य क्यों फैला था? क्योंकि गांव के अंदर ठंडी काली रात थी और गांव में अंधकार और सन्नाटे का, क्योंकि अमावस्या का समय था, इसलिए जो अंधेरा घना था और सन्नाटा गूंज रहा था। गांव के लोगों को जो लोग थे वो किस बीमारी से पीड़ित हो गए थे? तो गांव के जो लोग थे वो मलेरिया और हैजा की बीमारी से पीड़ित हो गए थे, मलेरिया और हैजा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंधेरी रात क्या बहा रही थी? आंसू बहा रही थी। अगला 47वां प्रश्न भी गद्यांश आधारित है। रात की निस्तब्धता यानी कि जो चुप्पी को कौन भंग कर रहे थे? तो सियारों की जो चीख थी, पुकार थी, उल्लुओं की जो डरावनी आवाजें थी और रोगियों की जो कराहने की आवाजें थी, ये तीनों चीजें क्या कर रही थी? रात की निस्तब्धता को भंग कर रही थी। सियारों और पेचक की आवाजें डरावनी क्यों थी? क्योंकि जो प्रतिदिन लोग इस बीमारी से मर रहे थे। झोपड़ियों से किसकी आवाजें सुनाई दे रही थी? वहां से बीमार और जो कमजोर रोगी थे उनके रोने की, उनके कराहने की और उल्टी करने की जो आवाजें सुनाई दे रही थी। कुत्तों में क्या विशेषता होती है? तो कुत्तों में आसपास के वातावरण को जो वहां का प्रभाव होता है, वहां पे अगर खुशी है या गम है, उसको पहचानने की जो क्षमता है वो होती है किसके अंदर? कुत्तों के अंदर। और अगला 48वां ये भी गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर है। भीड़ अधीर क्यों थी? क्योंकि वह चांद सिंह और लुट्टन की कुश्ती देखना चाहती थी। जब जो लुट्टन है वो चांद सिंह को ललकारता है। पंजाबी पहलवानों की जमायत लुट्टन को गालियां क्यों दे रही थी? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि लुट्टन चांद सिंह के साथ कुश्ती लड़े। चांद सिंह मैदान में खड़ा होकर व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसने पहली पकड़ में ही यह समझ लिया था कि उसका जो विरोधी लुट्टन है वो ताकतवर है, वो उसे हराना आसान नहीं है। आखिर राजा साहब ने क्या किया? तो राजा साहब ने लुट्टन को चांद सिंह के साथ कुश्ती लड़ने की अनुमति दे दी। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 49 ये भी गद्यांश के ऊपर आधारित है। लुट्टन पहलवान ने अपने दोनों पुत्रों के शवों को किस प्रकार उसका संस्कार किया? तो नदी में बहाकर उनका जो संस्कार किया। लुट्टन पहलवान की किस बात पर सब हैरान थे? तो लुट्टन पहलवान की हिम्मत को देखकर सभी लोग हैरान थे कि बेटों की मौत के बाद भी वो पूरा हौसला बनाए रखे हुए था। किस घटना से लोगों की हिम्मत टूट गई? जब लुट्टन पहलवान की स्वयं की मृत्यु हो गई और उसकी ढोलक बजनी बंद हो गई तो लोगों की हिम्मत टूट गई। पहलवान की ढोलक बजनी क्यों बंद हो गई थी? क्योंकि लुट्टन पहलवान चल बसा था। और पहलवान की मौत का कैसे पता चला? क्योंकि सुबह शाम जो उसकी ढोलक बजती थी अब वो बजनी बंद हो गई थी, इसलिए लोगों ने अनुमान लगाया कि अब पहलवान जीवित नहीं है। अगली कहानी है रजिया सज्जाद ज़हीर की लिखी हुई नमक कहानी। तो नमक कहानी की रचयिता कौन है? रजिया सज्जाद ज़हीर जो हैं वो इसके कहानीकार हैं। सफ़िया किसे देखकर हैरान हो गई थी? तो सफ़िया सिख बीबी को देखकर हैरान हुई। सिख बीबी सफ़िया को किसके जैसी लगी? अपनी माँ के जैसी लगी। और लाहौर के लोग किसके शौकीन होते हैं? उम्दा खाने के, नफीस कपड़ों के या सैर सपाटे के या इन तीनों के? तो इसका उत्तर आएगा तीनों के। हमारा वतन तो लाहौर है जी, ये कथन किसका था? ये सिख बीबी का कथन था, क्योंकि वो वहाँ से माइग्रेट होकर, वहाँ से जो है शरणार्थी होकर वो हिंदुस्तान आई थी। कीर्तन कितने बजे ख़त्म हुआ? तो कीर्तन 11 बजे ख़त्म हुआ। सिख बीबी ने लाहौर से क्या सौगात या उपहार मंगवाया था? तो वहाँ से उसने नमक की सिफारिश की थी कि नमक लेकर आना। नमक की पुड़िया किस रंग की थी? तो नमक की जो पुड़िया थी वो बादामी रंग की पुड़िया थी। और प्रश्न संख्या 11, सफ़िया ने कितने दिन पाकिस्तान में गुजारे थे? तो सफ़िया ने 15 दिन पाकिस्तान में अपने भाइयों के पास गुजारे। सफ़िया का भाई पेशे से क्या था? उनके जो भाई थे वो पेशे से पुलिस अफसर थे। और मुरव्वत का अर्थ क्या होता है? मुरव्वत का अर्थ होता है संकोच।
आप अदीब ठहरी। यहाँ अदीब का अर्थ क्या है? अदीब का अर्थ होता है साहित्यकार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपरों में आया है। सफिया को कितने बजे भारत के लिए रवाना होना था? तो उसे 2 बजे भारत के लिए रवाना होना था। कीनू का तोहफा सफिया को किसने दिया था? उसके दोस्त ने उन्हें कीनू का तोहफा दिया था। और सफिया ने नमक की पुड़िया कहाँ छिपाई? कीनू की टोकरी में। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। वाक्य में सफिया ने अपनी माँ किससे कहा? तो सिख बीबी को वो अपनी माँ कहती है कि मैंने तो ये नमक ही लेकर जाना है। सफिया ने किस महीने में पाकिस्तान की यात्रा की थी? तो उसने जो यात्रा की थी वो मार्च महीने में यात्रा की थी। और सफिया का दिल्ली तक का किराया किसने दिया था? उसके भाइयों ने दिल्ली तक का किराया दिया। और सफिया कौन सी क्लास के वेटिंग रूम में बैठी हुई थी? तो वो फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा क्या है? तो जो कीनू है वो दोनों तरफ ही मेवे के रूप में प्रसिद्ध है। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? सफिया का है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का वतन कौन सा था? तो उसका जो वतन था वो दिल्ली था। यानी कि जो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी था वो कहाँ का रहने वाला था? वो दिल्ली का रहने वाला था। सफिया कहाँ की रहने वाली थी? सफिया लाहौर की रहने वाली थी, जो अब हिंदुस्तान आ गई थी। अमृतसर में कस्टम का तैनात जो अधिकारी था उसका नाम था सुनील दास गुप्त। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 25। सुनील गुप्त ने जो सफिया के सामने जो पुस्तक खोली उस पुस्तक पर बाईं ओर किसकी तस्वीर थी? तो वहाँ पे तस्वीर थी नजरुल इस्लाम की। और डाब का अर्थ क्या होता है? डाब का अर्थ होता है कच्चा नारियल, और जो बंगाल में काफ़ी प्रसिद्ध है। और सुनील दास गुप्त का वतन कौन सा था? ढाका। और मोहब्बत तो कस्टम से ऐसे गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये किसका कहना है? पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का, सुनील दास गुप्त का। नमक कहानी के रचयिता रजिया सज्जाद ज़हीर। और इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था? तो रजिया सज्जाद ज़हीर का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1917 को। 15 फरवरी 1917 को इनका जन्म हुआ। और इनके स्नातक की जो बीए तक की पढ़ाई है वो कहाँ से की थी? पढ़ाई जो थी घर पर रहकर पूरी की थी। और रजिया सज्जाद ज़हीर मूलतः किस भाषा की लेखिका हैं? वो उर्दू भाषा की लेखिका हैं। और वे अध्यापन कार्य से कब जुड़ी? तो 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई, तो वहाँ करामात गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। कहाँ से आई थी वो? अजमेर से लखनऊ, और वहाँ पढ़ाने लगी थी कौन से कॉलेज में? करामात डिग्री कॉलेज में, जो गर्ल्स कॉलेज था वहाँ पे। और लेखिका की नियुक्ति किस विभाग में हुई? उनकी जो नियुक्ति हुई थी सोवियत सूचना विभाग में 1965 में हुई थी, सोवियत सूचना विभाग में। और रजिया शाह ज़हीर का निधन कब हुआ? 1989 में उनका निधन हुआ था। और इसके अलावा अगला प्रश्न जो है, उनकी जो उर्दू कहानी संग्रह है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जर्द गुलाब। ये उनका कहानी संग्रह है, इसे आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसके पश्चात सफिया किसे देखकर हैरान हो गई और क्यों? सफिया सिख बीबी को देखकर हैरान हो गई क्योंकि उनकी शक्ल जो थी वो सफिया की माँ से बहुत मिलती जुलती थी। सिख बीबी के व्यक्तित्व के बारे में बताइए कि व्यक्तित्व कैसा था? उनका जो शरीर था वो भारी भरकम था। उनकी छोटी आंखों में नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की चमक दिखाई दे रही थी, यानी साफ दिल की औरत थी। जब सफिया ने कई बार सिख बीबी की तरफ मोहब्बत या प्रेम से देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? तो उनकी सिख बीबी ने जो उनकी तरफ काफ़ी उससे देखा, तो जो घर की बहू थी उसने सफिया के बारे में पूछा। घर की बहू ने सफिया को सिख बीबी के बारे में क्या बताया? तो बहू ने बताया कि ये मुसलमान है और कल सुबह अपने भाइयों के साथ पास मिलने के लिए लाहौर जा रही हैं। तो ये किसने बताया था? उसकी बहू ने बताया। जब उसने सफिया की ओर देखा तो कीर्तन किस समय समाप्त हुआ? लगभग 11 बजे। और सफिया से सिख बीबी ने लाहौर से कुछ लाने के लिए कहा, तो नमक लाने के लिए कहा और लाहौरी नमक की उसने मांग की। और सफिया के भाई का क्या पेशा था? वो पुलिस ऑफिसर थे। लाहौर में सफिया के कितने दिन बड़ी शीघ्रता से बीते? 15 दिन। और लाहौर से लौटते वक्त सफिया के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी? समस्या ये थी
कि बादामी कागज़ की पुड़िया में, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था, नमक को लाहौर से भारत ले जाना गैर कानूनी था। ये सबसे बड़ी समस्या थी। सफिया के भाई ने नमक ले जाने पर मना क्यों कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान नमक ले जाना गैर कानूनी था और उनके अनुसार भारत के हिस्से में पहले ही बहुत सारा नमक आ चुका था। तो कस्टम अधिकारी यदि सफिया को पकड़ लेगा तो बिना वजह उनके परिवार की क्या होगी? बदनामी हो जाएगी। तो इस बात से उनके भाई डर रहे थे। सफिया ने अपने भाई से ऐसा क्यों कहा कि लाहौरी नमक उसकी माँ ने मंगवाया है? क्योंकि जो सिख बीबी की जो शक्ल थी, उसका जो व्यक्तित्व था, वो उसको ऐसा लग रहा था जो उसकी माँ से बिल्कुल मिलता जुलता था। इसलिए उसने कहा कि उसकी माँ ने मंगवाया है। सफिया की माँ की मृत्यु कब हुई थी? तो जो सफिया की माँ की मृत्यु हुई थी, जो पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सामान पैक करने के बाद कौन सी चीज़ें बाहर रह गई? तो सामान पैक करने के बाद एक छोटी सी जो कीनू की टोकरी थी वो और नमक की पुड़िया बाहर रह गई। कीनू किन दो फलों के संयोग से बना है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आया है। कीनू जो है वो संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल है। ये दो किस्मों को, जो माल्टे की तरह रंगीन और मीठा होता है और संतरे की तरह नाजुक। इसके पश्चात जो कीनू, जो सफिया ने नमक को कहाँ छिपाया था? तो कीनू की टोकरी में। सफिया किस महीने में लाहौर गई थी? मार्च के महीने में लाहौर गई थी। इसके पश्चात सफिया को सपने में क्या दिखाई दिया? सफिया को अपने सपने में इकबाल का कमरा, लाहौर का किला, सूरज की किरणें, मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे दो इंसान दिखाई दिए। कीनू तोहफे में देते वक्त लेखिका के दोस्त ने उसे क्या कहा था? तो उसने कहा था यह हिंदुस्तान और पाकिस्तानी एकता का मेवा है। यानी कि उसके दोस्त ने कहा था कि ये दोनों मुल्कों की एकता का मेवा है। सफिया ने नमक की पुड़िया ले जाने के विषय में क्या सोचा? तो उसके बारे में सोचा कि प्रेम के इस तोहफे को चोरी से नहीं ले जाएगी, वह इसे कस्टम वालों को बताकर लेकर जाएगी। अब ये उसने और एक चैलेंजिंग, एक चुनौतीपूर्ण बात कही थी कि वो चोरी करके इस प्रेम के तोहफे को लेकर नहीं जाएगी। सफिया ने नमक की पुड़िया कीनू की टोकरी से निकालकर कहाँ रख ली? तो उसको अपने हैंडबैग में रख लिया। हैंडबैग में क्या रखा हुआ था? तो जो पैसों का पर्स था, पासपोर्ट वगैरह उसी के अंदर था। वो उसके साथ ही उसने क्या रख लिया? उस नमक की बादामी रंग की पुड़िया को रख लिया। और कस्टम अफसर कैसा दिखता था? कस्टम अफसर का जो कद था वो लंबा था, दुबला पतला शरीर, खिचड़ी बाल और आंखों पर चश्मे लगे हुए थे। सफिया की सारी बातें सुनने के बाद कस्टम अधिकारी ने क्या कहा? कस्टम अधिकारी ने जब सारी बात सुनी तो उसने नमक की पुड़िया को लपेटकर वापस उसके बैग में रख दिया और कहा, मोहब्बत तो कस्टम से होकर ऐसे गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। पाकिस्तानी अफसर का वतन कौन सा था? तो उसका वतन था ढाका, यानी कि बांग्लादेश, वहाँ का रहने वाला था। और उसके पश्चात वो कहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस जो है वो सवार हुई? तो अटारी में। और उसके पश्चात सफिया को क्यों समझ नहीं आया कि कहाँ लाहौर ख़त्म हुआ और कहाँ अमृतसर शुरू हुआ? तो यहाँ पर जो बात आई है कि उसको समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि जो लोगों का रहन सहन था, वहाँ की जो वेशभूषा थी, जो रंग रूप था, जो भाषा थी, वो लगभग एक जैसी थी। लाहौर और अमृतसर के जो लोगों का रहन सहन, भाषा, कुछ परिवर्तन नहीं है, एक जैसी भाषा बोली है। तो उसको देखकर ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ लाहौर ख़त्म होता है और कहाँ अमृतसर शुरू हो गया। अमृतसर में कस्टम अधिकारी से बातचीत और सूरत से कैसे लगते थे? तो जो अमृतसर के पास जो कस्टम अधिकारी था, यानी कि जो हिंदुस्तान के अमृतसर में अपॉइंटेड कर्मचारी था, जो कस्टम अधिकारी, वो बंगला का था। उसका नाम सुनील दास गुप्त था। तो सुनील दास गुप्त वो ढाका का रहने वाला था। और जो पाकिस्तान का जो कस्टम अधिकारी है वो कहाँ का रहने वाला था? वो दिल्ली का रहने वाला था। इसको आपने ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान के जो कस्टम अधिकारी से जो वो नमक की पुड़िया अनुमति लेकर लेके आई थी, वो वास्तव में रहने वाला कहाँ का था? दिल्ली का। तो जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो उसको कहाँ जाना पड़ा? पाकिस्तान जाना पड़ा। तो उसका मुल्क कौन सा हो गया? दिल्ली हो गया। और जो अमृतसर के अंदर कस्टम अधिकारी मिला, जो हिंदुस्तान के अंदर अपॉइंटेड था, वो सुनील दास गुप्त था। वो कहाँ का रहने वाला था? वो बांग्लादेश का रहने वाला था, ढाका का रहने वाला था। तो ये आपने ध्यान रखना है। कस्टम अफसर ने मेज की दराज से क्या निकाला? तो उसने एक
किताब निकाली और जिसके अंदर किसकी तस्वीर थी, उसके अंदर जो तस्वीर थी वो नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी, जो उसके जन्म दिवस पर उसके एक दोस्त ने भेंट की थी। उसका नाम था जो कस्टम अधिकारी है उसका नाम था सुनील दास गुप्त। इसके पश्चात सुनील दास गुप्त को यह पुस्तक किसने दी और किस अवसर पर दी? तो ये जो पुस्तक थी जो उसके हाथों में जो उसने दराज से निकाली थी वो उसके सबसे प्यारे दोस्त शमसुल इस्लाम ने उसकी सालगिरह के अवसर पर दी थी। उसके दोस्त का नाम क्या था? शमसुल इस्लाम, ये उसके दोस्त का नाम था, शमसुल इस्लाम। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, ढाब क्या होता है? कच्चे नारियल को कहा जाता है। कहाँ का ढाब प्रसिद्ध है? तो वो ढाका का जो ढाब है वो प्रसिद्ध है। ढाका किस देश में है? बांग्लादेश की राजधानी है। और अब आपको ये मिलान करना है ताकि इन शब्दों का अर्थ आपको याद रह सके। मुहर्रम क्या है? ये मुसलमानों का एक त्यौहार है। इसके पश्चात नफीस क्या होता है? इसका अर्थ होता है निर्मल या जिसको सुंदर कहा जाता है। और खातून क्या होता है? जो अच्छे घर की लेडी होती हैं उसको कुलीन स्त्री को क्या कहा जाता है? खातून कहा जाता है। अक्स का अर्थ होता है रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है साडा। साडा का अर्थ है, ये पंजाबी शब्द है, इसका अर्थ होता है हमारा। और उम्दा, उम्दा का अर्थ क्या है? अच्छा। और इसके पश्चात मुरावत का अर्थ क्या है? मुरावत का अर्थ होता है संकोच। और खिचड़ी बाल यानी कि आधे सफ़ेद और आधे काले बाल। तो ये इस पार्ट से जुड़े हुए प्रमुख प्रश्न थे जो एमसीक्यू के रूप में और हमने वन वर्ड आंसर के रूप में किए हैं। इसके पश्चात अगला अंतिम पार्ट जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है वो रह गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था महू के अंदर। इसके पश्चात महू किस राज्य में है? तो ये एमपी के अंदर है, महू मध्य प्रदेश में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो इनका जन्म जो हुआ था वो एक अस्पृश्य परिवार में हुआ जिसको निम्न जाति का समझा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उन्होंने आरंभिक शिक्षा भारत में ही प्राप्त की। और उच्चतर शिक्षा के लिए सबसे पहले वो कहाँ गए? वो न्यूयॉर्क गए। उसके पश्चात न्यूयॉर्क के बाद भीमराव कहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे? उसके पश्चात वो लंदन गए। प्राथमिक शिक्षा के बाद बाबा साहेब को किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश ने उनको कहाँ भेजा था? उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क भेजा था। किस समाज से बाबा भीमराव अंबेडकर का मोह भंग हो गया था? तो हिंदू समाज से जो उनका मोह था वो पूरी तरह से भंग हो गया था। और इसीलिए वो क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और वो बौद्ध धर्म कब अपनाया उन्होंने? 14 अक्टूबर 1956 को। डॉक्टर अंबेडकर के साथ और कितने लोग बौद्ध धर्म में उनके मतानुयायी बने? तो 5 लाख लोगों के साथ मिलकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। किस महान कवि से वो प्रभावित थे? तो वो कबीर दास से प्रभावित थे। और डॉक्टर अंबेडकर का देहांत कब हुआ? उनका देहांत हुआ 6 दिसंबर 1956 को। तो ये पहला विकल्प इसका उत्तर रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके निर्माण में योगदान दिया? तो उन्होंने भारतीय संविधान में जो निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय को कितने खंडों में प्रकाशित किया है? तो 21 खंड है, इतनी किताबें उन्होंने लिखी थी। बाबा भीमराव की रचना जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का प्रकाशन कब हुआ? सन 1917 में। द अनटचेबल हु आर दे, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1948 में। ये प्रमुख किताबें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। उसके पश्चात बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बुद्धा एंड हिज धम्मा कब प्रकाशित हुआ? 1957 में। हु आर द शूद्रास, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1946 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, जो इनकी किताब है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, इसका जो प्रकाशन हुआ था ये प्रकाशन हुआ था 1955 में। और उसके पश्चात प्रश्न संख्या 22, बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इसका जो प्रकाशन हुआ वो कब हुआ? 1923 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था।
इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, ये कब प्रकाशित हुई? ये 1965 में इसका प्रकाशन हुआ। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो है प्रश्न संख्या 24, इसका जो उत्तर है वो है 1936। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये जो किताब है इनका प्रकाशन कब हुआ? ये 1943 में हुआ। ये कुछ किताबें हैं जो आपने इनको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि इस बार परीक्षा में इनमें से किसी किताब की चर्चा संबंधी कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। उसके बाद सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मानित अनुभवों के आदान प्रदान को लेखक ने क्या कहा? उसे लेखक क्या मानता है? लोकतंत्र मानता है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? तो जाति प्रथा उसे जीवन भर के लिए एक ही व्यवसाय से बांधती है। लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का क्या कारण बताया? तो उसका कारण बताता है वो जाति प्रथा। और अंबेडकर ने दूध और पानी के मिश्रण की तुलना किससे की है? उसकी तुलना की है भाईचारे से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूध और पानी के मिश्रण की तुलना। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में लिखा जा सकता है, तो ये उसने कहा है समता को। जो समता है वो काल्पनिक जगत की वस्तु है। लेखक के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? जो जाति प्रथा है वो उसको अपना पैतृक, जो उसके पिता करते थे वही वो करेगा। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना, ये क्या कहलाता है? तो जब मजबूर ही कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? वो दास्ता ही कहलाएगा। कौन सा धर्म व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक काम करने को मजबूर करता है? तो केवल हिंदू धर्म ऐसा है जो उसे मजबूर करता है, जो उसके अंदर जाति व्यवस्था है कि वो केवल अपना पैतृक काम ही करेगा। स्वतंत्रता, समता व भातृता पर आधारित समाज को अंबेडकर ने कैसा समाज कहा है? उसे एक आदर्श समाज कहा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। समता, स्वतंत्रता और भ्रातृता पर आधारित क्या है? वो आदर्श समाज है। इस युग में किसके पोषकों की कमी नहीं है? तो जाति प्रथा के जो पोषक हैं उनकी कमी नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। माता पिता के आधार पर श्रम विभाजन करना किसकी देन है? तो ये जो है वो जाति प्रथा की देन है। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 37, आदर्श समाज की विशेषता होती है गतिशीलता। और इसके पश्चात अगला है प्रश्न संख्या 38, इस युग में जातिवाद क्या है? तो इस युग में भी जातिवाद होना एक विडंबना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आदर्श समाज की विशेषता वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बाबा अम्बेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की थी? तो उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की थी। पाठ का नाम भी यही है। लेखक ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की भांति बताया है? तो उसे दूध पानी के मिश्रण की भांति बताया है। लेखक के अनुसार दास्ता का संबंध किससे नहीं है? तो दास्ता का संबंध कानून से नहीं है। इसके पश्चात किस क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था? तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें किसका नारा लगाया गया था? समता का नारा लगाया गया था, जिसे वो एक काल्पनिक शब्द मानते हैं, काल्पनिक संसार का शब्द मानते हैं। बाबा साहेब के अनुसार किसके आधार पर समानता अनुचित है? तो वंश, परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर सब जो समानता है वो अनुचित है। जाति प्रथा के पोषक किन जातियों से संबंधित हैं? वो उच्च जातियों से संबंधित है, क्योंकि शोषण वही करते हैं। और आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम कैसा है? जाति प्रथा का जो परिणाम होगा आर्थिक विकास के लिए हमेशा हानिकारक ही रहेगा। श्रम के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? तो आधुनिक तकनीक के कारण जो श्रम के परंपरागत तरीके हैं, जो आजकल काम हो रहे हैं, जो लेबरर काम है वो किससे होने लग गए हैं? मशीनों से होने लग गए हैं। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा में किसका प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई? यानी कि जो अनुमति न देकर जाति प्रथा जो भारत में है वो किसका कारण बनी हुई है? तो इसी कारण भारत के अंदर बेरोजगारी अधिक है, क्योंकि किसी को भी अपना जो है व्यवसाय है उसको चुन पाना वो इतना सरल नहीं है। आधुनिक युग में विडंबना क्या है? जो जाति प्रथा है वो आधुनिक युग की सबसे बड़ी विडंबना है। लेखक के अनुसार किस पहलू से जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है? तो किस पहलू से है? तो इसका जो उत्तर रहेगा वो आर्थिक पहलू से क्या है जाति प्रथा हानिकारक है।
जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या कर देती है, उसे वो निष्क्रिय बना देती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसका ध्यान रखिएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो जो हमारा आज का समाज है वो किसको आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? तो समता शब्द विवाद का विषय रहा। कौन सा समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो जो इस समय का सभ्य और आधुनिक समाज है वो क्या करता है, इसे आवश्यक मानता है। किसे? श्रम विभाजन को। किस कारण से? कार्य कुशलता के लिए। और जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है? श्रम विभाजन ही जाति प्रथा का दूसरा रूप है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन हो जाता है। और किस देश की जाति प्रथा ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करती? तो भारत की जो व्यवस्था है वो जाति प्रथा और ऊंच नीच में भेदभाव करती है। और किसी भी देश की जो व्यवस्था है वो जाति प्रथा के आधार पर ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करती। जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनना चाहिए? तो श्रम विभाजन का आधार नहीं बनना चाहिए। श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए? रुचि के ऊपर और क्षमता के ऊपर। कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि से और अपनी क्षमता से काम करने में जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए। जाति प्रथा के अनुसार निजी क्षमता का विचार किए बिना मनुष्य का पेशा निर्धारित होता है। किसके आधार पर? माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार। आधुनिक युग में मनुष्य को कब अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है? तो जो निरंतर तकनीकी विकास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण हर व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा किससे युक्त है? तो ये गंभीर दोषों से युक्त है जाति प्रथा। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस पर निर्भर नहीं रहता? तो जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है वो मनुष्य की स्वेच्छा पर, अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। श्रम विभाजन पर मनुष्य की किस भावना का कोई महत्व नहीं रहता। जो श्रम विभाजन पर मनुष्य की किस भावना का, तो उसकी कौन सी भावना है? उसकी व्यक्तिगत भावना का कोई महत्व नहीं है। जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता तब काम में क्या प्राप्त होती है? तो तब काम में क्या है, जो कुशलता प्राप्त नहीं होती है। अगर वो ना तो मन से कर रहा है ना दिमाग से कर रहा है तो उसको कुशलता प्राप्त नहीं होती है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज की रचना बाबा भीमराव अंबेडकर ने की। और इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, बाबा भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित है? तो ये समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित है। इसके पश्चात किस समाज में या किस जीवन में अबाध संपर्क के कारण अनेक साधन और अवसर उपलब्ध हैं? तो इसका उत्तर रहेगा सामाजिक। इसके पश्चात मनुष्य की शक्ति के समक्ष एवं प्रभावशाली प्रयोग के लिए क्या प्रदान किया जाए? तो इसके लिए स्वतंत्रता प्रदान की जानी जरूरी है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 69, मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस बार सेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो प्रश्न संख्या जो है 69, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। मनुष्य की जो क्षमता है वो किसके पर निर्भर करती है? 3 बातों के ऊपर निर्भर करती है। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को क्या नहीं कहा जा सकता? तो उसको अनुचित नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए क्या देना सर्वथा उचित है? उसको प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। समाज के सदस्यों को आरंभ से ही क्या उपलब्ध कराया जाना चाहिए? तो उनको समान अवसर और समान व्यवहार जो है वो उपलब्ध करवाया जाना जरूरी है, अगर हमें समाज के अंदर समानता लेकर आनी है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, किस पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है? तो सबसे अधिक जो पाला पड़ता है वो किनका पड़ता है? वो पाला पड़ता है राजनीतिज्ञों का, क्योंकि वो पब्लिक के द्वारा ही चुने जाते हैं। समाज को किस दृष्टिकोण से 2 वर्गों और श्रेणियों में बांटना अनुचित है? मानवतावादी दृष्टिकोण से। ये मानवता के आधार पर ही गलत है। क्या काल्पनिक जगत की वस्तु है? कौन सी? समता। समता जो है वो काल्पनिक जगत की वस्तु कहा है। और समता राजनीतिज्ञ के व्यवहार की एकमात्र कसौटी मानी जा सकती है। तो ये जो प्रश्न थे
ये प्रश्न जो थे आपके इस पाठ के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न थे जिनकी हमने चर्चा की। तो आशा है कि आपने 13 अंकों के लिए जो आपके गद्य पाठ से आधारित प्रश्न आने हैं उनको अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। इससे पूर्व जैसा हम बता चुके हैं कि काव्य खंड जो है इसके पहले पार्ट में हमने उसकी जो कक्षा ली थी उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो जिन विद्यार्थियों ने भी वो नहीं देखा तो उसको अवश्य देख लें और तैयारी कर लें। इसके बाद हम इसका जो अंतिम पार्ट है, जो इस आपके विषय का, हिंदी विषय का, जो व्याकरण और अभिव्यक्ति माध्यम के 14 अंकों के जो प्रश्न आपके शेष रहते हैं एमसीक्यू, उनकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।